नमस्कार साथियों, मैं हूं लोकेश कुमार और आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। कल हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में चर्चा की थी। पहला वीडियो कल बनाया था, यानी कल पहला लेक्चर था, आज सेकेंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज़ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी, डेंसिटी या मास डेंसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा था। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। तो एक बार समराइज कर देते हैं पिछले वाले सभी प्रॉपर्टीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डेंसिटी या मास डेंसिटी। ये क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपान वी। यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब। फिर हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी ये क्या होता है, ये होता था स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हाँ, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्मॉल v इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान रो। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये क्या होता था, S इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या इसी को लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपान स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। और इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि रो वाटर का कितना होता है, रो पारे का कितना होता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, कितने प्रेशर पे होता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे रो यानी घनत्व किस प्रकार निर्भर करता है। ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर यहाँ से क्वेश्चन ना फंसे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आज से। यहाँ से यानी फ्लूइड मैकेनिक्स से जो 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं 22 से 25 क्वेश्चन A to Z आपको यहाँ से ला के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिएगा मोटे मोटे अक्षरों में लिख के। क्या है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी या इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉड्यूलस आपने सोम में पढ़ रखा है। बल्क मॉड्यूलस को किससे डिनोट करते हैं, के से। बल्क मॉड्यूलस को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करेंगे बीटा से। बीटा क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर किसी सॉलिड की बात की जाए, कोई सॉलिड हमने ले लिया, इस पे हमने सभी दिशाओं से फोर्स लगा दिया। ये तो 2D में है, अगर 3D में इसको बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसके सभी फलकों पर अगर बाहर से बल लगा दिया जाए, हर एक सरफेस पे बाहर से फोर्स लगा दिया जाए, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, और एक इधर से फोर्स होगा और एक ये पीछे से इस वाली सरफेस पे, यानी कि सभी दिशाओं से। और ये कंडीशन कहाँ पे मिलेगी, अगर इसको किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन।
हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है कि किसी फ्लूइड, किसी सॉलिड को अगर उसमें डुबो दिया जाए तो उस पर सभी दिशाओं से क्या होगा, एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये बताइए, अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो इसके आयतन में क्या होगा, चेंज। कैसा चेंज, नेगेटिव चेंज, मतलब आयतन डिक्रीज करेगा, आयतन डिक्रीज करेगा, आयतन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर यही हम बात लिक्विड की लें, मान लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा ही हमने लिक्विड का ले लिया, तो ये कब पॉसिबल है कि इसको कंप्रेस किया जा सके। भाई अगर हम दो दिशाओं से फोर्स लगाएंगे तो ये इधर फैल जाएगा, तो आयतन क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर हम इन दो दिशाओं से बल लगा दें, चार दिशाओं से, तब भी क्या रहेगा, अगर इसकी एक दिशा सामने वाली, एक पीछे वाली, ये क्या है, फ्री है, तो ये इधर फैल जाएगा, फिर क्या होगा, आयतन उतना ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक ऐसी कंडीशन, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन ली जाती है जिसमें क्या होता है, इस एलिमेंट के सभी सरफेसेस पे एक डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई किया जाता है, डायरेक्टली फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो उसके भी वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज। कैसा चेंज, नेगेटिव चेंज, नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम। और जब नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम होता है तभी वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब सभी दिशाओं से बल लगा के उसके आयतन में कमी या वृद्धि की जाएगी। तो हम यहाँ पे कमी लेंगे, क्यों, क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर फ्लूइड की बात की जाए, मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लिया गया है, तमाम छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, सपोज किया, फिर हमने इस पे लगा दिया टेंसाइल फोर्स, मान लीजिए ये स्ट्रेस लगा दिया हमने सिग्मा। तो आप बताइए क्या ये लिक्विड जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर पाएगा, आप बताइए। जी नहीं, एकदम नेग्लेजिबल यूनिट तक ये रेजिस्ट कर सकता है, अपोज कर सकता है किसका, टेंसाइल स्ट्रेस का। बट अगर यहीं पर हम इसको लगा दे कंप्रेसिव स्ट्रेस, जी हाँ, अगर इसको लगा दिया कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो लिक्विड जो होगा वो काफी हद तक कंप्रेसिव स्ट्रेस बियर कर लेता है। इन्हीं का यूज होता है हाइड्रोलिक्स मशीन्स में, जैसे आपकी जेसीबी हो गया, पावर वाले हैमर हो गए, उनमें यूज होता है इसी प्रॉपर्टी का। क्यों, क्योंकि वो कंप्रेसिव फोर्स बहुत ही ज्यादा तक बियर कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिया है, नेगेटिव चेंज की बात कर रहे हैं, ना कि पॉजिटिव चेंज की। हमको निकालना है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, बल्क मॉड्यूलस डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस जो हम यहां फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वो क्या है। अब फ्लूइड के केस में क्या होगा, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे वही कहलाएगा क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस। ये आपको अजम्पशन में लेना है, अज्यूम करना है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। भाई जब आप प्रेशर लगाएंगे, सभी दिशाओं से प्रेशर अप्लाई होगा तो डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा, और जब स्ट्रेस जनरेट होता है तो वहां पे स्ट्रेन भी जनरेट होती है, और स्ट्रेन कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये होगा डायरेक्ट स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी K इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को हमने क्या लिया, यहां पे अप्लाइड प्रेशर ही क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। मान लिया कि आप चेंज कितना हुआ, dV चेंज हुआ, और प्रारंभिक वॉल्यूम कितना था, V, और ये होगा क्या, नेगेटिव। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, P अपान माइनस का dV बाई V। यहां तक क्लियर है। इसकी डेफिनेशन हम लिखा देते हैं, क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी K। इसे क्या, K से डिनोट करेंगे। अब इसकी यूनिट की अगर बात की जाए
तो यूनिट क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस जो होता है उसकी यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है, जी नहीं होती। तो जब स्ट्रेस की कोई स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती तो इसका मतलब ये यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वही क्या होगी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। तो अब इसके बाद अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है संपीड्यता, मतलब कि किसी लिक्विड या गैस यानी फ्लूइड को कितना कंप्रेस किया जा सकता है वो कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता। तो इसका ये तो सिंपल भाषा हमने बता दी कि किसी फ्लूइड को कितना कंप्रेस किया जा सकता है। तो जब कंप्रेस करेंगे तो चेंज किस में होगा, वॉल्यूम में। जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट डायरेक्ट स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, या फिर इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो अब यहां से हम देखें ये चीज और ये चीज एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। भाई डायरेक्ट स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहां पे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपान डायरेक्ट स्ट्रेस। तो कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट किससे करेंगे, बीटा से, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी, और इसका अपोजिट यानी के, 1/k। भाई इसका अपोजिट ही तो है क्या, के। तो बीटा इज इक्वल टू 1/, बल्क मॉडुलस, ये इसमें रिलेशन होता है। तो अगर 1/, में होता है तो इस वाले को भी हम इस फॉर्म में अगर लिखें तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का dv/v अपान क्या हो जाएगा, p। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, और आगे जो भी डेरिवेशन कराएंगे वो एसएससी जेईई में पूछे हुए डायरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं। तो आप अभी इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, डायमेंशन, तो k की डायमेंशन क्या होगी, ml-1 t-2, यही होगी। k की डायमेंशन क्या होगी, ml-1 t-2, और बीटा की क्या होगी, इसका अपोजिट मतलब m-1 l t², ये हो जाएगी क्या, बीटा की डायमेंशन। तो ये भी पूछ ली जाती है। अब चलते हैं हम डेरिवेशन की ओर। तो डेरिवेशन में क्या हमने अज्यूम कर लिया कि कोई एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, क्या है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इसका प्रारंभिक आयतन हमने ले लिया v, प्रारंभिक आयतन कितना ले लिया, v। अब इस पे क्या किया गया, प्रेशर P अप्लाई किया गया, प्रेशर P अप्लाई किया गया। तो जब प्रेशर P अप्लाई किया गया तो मान लीजिए पिस्टन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, मान लिया हमने dv हो गया, मान लिया। अब जब हम प्रेशर को बढ़ाए थे तो ये इतना हुआ था, पहले प्रेशर लग रहा था तो उतने पे ये था, तो प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो ये भी क्या होगा, dp। प्रेशर बढ़ाने के बाद इसका वॉल्यूम घट के कितना हो गया, इतना। और ये क्या है, एक कांस्टेंट मास है। भाई ये कांस्टेंट मास हमने ले लिया, मास क्या है, कांस्टेंट, मतलब सिस्टम हमने ये लिया तो जितना एक बार मास ले लिया उतना ही कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज का हम यूज करेंगे। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अज्यूम dp pressure is applied on piston, then volume decreased by dv, ये हमने कर लिया। तो उसके बाद जब dv चेंज होगा तो आप बताइए रो में भी क्या होगा, चेंजिंग आएगी, उसके घनत्व में भी क्या होगा, चेंज आएगा। तो अगर ये गैस है
या फिर लिक्विड है तो इसमें आयतन बढ़ा दिया गया, आयतन घटा दिया गया, तो ये रो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को हम लेंगे, रो इज इक्वल टू होता क्या है, m अपान v। अभी हमने यहां क्या बोला था, m जो है क्या है, m कांस्टेंट है, m क्या है, कांस्टेंट है, यहां पे हमने बोल दिया। m अगर कांस्टेंट हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, c। तो रो इज इक्वल टू c अपान v लिख सकते हैं। तो रो और v में अगर डायग्राम बनाया जाए, v और रो में, तो ये कैसा इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बनेगा आपका डायग्राम, अगर इस पे रो और इस पे v ले लिया जाए तो। अब आगे क्या करेंगे, रो इंटू वी बराबर क्या होगा, c। अब इसका कर दीजिए एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, डी रो वी प्लस रो इंटू डीवी, यही होगा ना। एक बार इसको रोकेंगे, इसका अवकलन किया, एक बार इसको रोकेंगे, इसका अवकलन किया, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। तो एक साइड में ले जाइए इसको, तो हम इसको रोकते हैं, रो डीवी बराबर माइनस का वी डी रो। अब इसको इधर ले आए तो माइनस का डीवी अपान वी इज इक्वल टू डी रो अपान रो। तो यहां पे इतना आ गया। अब इसको आप इक्वेशन क्या बनाएंगे, जो अभी पहले आपने लिया था क्या, बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपान माइनस का डीवी बाई वी। इसको आप बना लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में माइनस के डीवी बाई डी को रख देंगे वैल्यू, माइनस के डीवी बाई वी की वैल्यू क्या आ गई, डी रो अपान रो। तो यहां पे पुट कीजिए, तो पुट करने के बाद क्या आएगा, के इज इक्वल टू पी अपान माइनस के डीवी अपान वी की जगह पर डी रो अपान रो, और के इज इक्वल टू, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रो अच्छा एक चीज यहां पे डी होगा, डीपी होगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रेशर क्या लिया है, डीपी। तो डीपी अपान डी रो अपान रो। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो रो क्या ऊपर पहुंच जाएगा, रो डीपी अपान डी रो। एसएससी जेई 2012 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, एसएससी जेई 2012 ये क्वेश्चन हूबहू ये आपका एक्सप्रेशन पूछा गया था कि बल्क मॉडुलस और उसमें डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये आपसे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का नहीं, यहाँ पे आप हमेशा रो और पी में डिफरेंस रखिएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, रो डी पी अपान डी रो, रो डी पी अपान डी रो, रो डी पी अपान डी रो, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। अगर ना भी याद आए तो डेरिवेशन बहुत ही छोटा सा है, 1 मिनट में आप डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका डेरिवेशन बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकाला, बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू रो डी पी अपान डी रो। तो अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, 1 अपान के की वैल्यू रखेंगे 1 अपान रो डी पी अपान डी रो। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये ऊपर जाएगा डी रो अपान रो डी पी। काफ़ी कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन है, तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए केवल आप इस वाले को याद रखिए और जब भी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में आ जाए तो इसका अपोजिट कर दीजिए। आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूछ लिया जाएगा बल्क मॉडुलस, आप लिख के आ जाएंगे ये वाला। तो इसलिए हमेशा एक याद रखिए। और आप जानते ही हैं कि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो आप उसको ऊपर नीचे करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गई कंप्रेसिबिलिटी की बात। अब देखिए, अगर कंप्रेसिबिलिटी जीरो कर दी जाए, कंप्रेसिबिलिटी क्या कर दी जाए, जीरो। देखिए इफ
बीटा इज इक्वल टू 0। अगर बीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो इस इक्वेशन से आप देखिए 0 बराबर डी रो अपान रो डी पी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डी रो इज इक्वल टू 0? डी रो इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि रो में कोई चेंज नहीं। ये क्या है? चेंज इन डेंसिटी। डी रो क्या कहलाता है? चेंज इन डेंसिटी। किसी चीज के पहले अगर डी लग जाए तो मतलब चेंज इन कहलाता है। चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू 0। अगर चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू 0 तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। डेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। मतलब अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है। अगर रो कांस्टेंट तो वो फ्लूइड क्या कहलाएगा? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी फ्लूइड की कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? 0। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए किसी फ्लूइड का कंप्रेसिबिलिटी 0 है तो आप बताइए वो कैसा फ्लूइड है, कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल? तो कैसा फ्लूइड होगा? हमेशा इनकम्प्रेसिबल। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा कि इफ बीटा इज इक्वल टू 0 देन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। ये आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आया यहां से। तो गाइस हमने बात कर ली कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बारे में। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल प्रोसेस से आप परिचित हो या ना हो अभी हम बताएंगे क्या होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इसे लिखेंगे के सफिक्स डी से, के सफिक्स टी से लिखेंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। अब हम जानते हैं चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P बराबर mRT। R क्या है? गैस कांस्टेंट, और T भी हमने यहां क्या लिया है? आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। अब आप ये बताइए कि PV इज इक्वल टू mRT। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं mv को इधर ले आए, m अपान v RT। अब m अपान v क्या होता है? रो होता है। m अपान v रो, तो P इज इक्वल टू आ गया रो RT। अब इस इक्वेशन का आप कर देंगे क्या? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रो। क्यों? क्योंकि R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन करेंगे आप, डिफरेंशिएट above इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं WR2 विद रेस्पेक्ट टू रो। रो के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dP अपान डी रो इज इक्वल टू, इसका अवकलन होगा तो रो के सापेक्ष कर रहे हैं तो रो का अवकलन 1 हो जाएगा। लेकिन कैसे? D अपान डी रो ऑफ रो, ऐसे करेंगे ना, रो का अवकलन करेंगे इंटू RT। तो यहां से क्या होगा? dP अपान डी रो इज इक्वल टू RT के बराबर होगा या नहीं? तो RT के बराबर जब हो गया dP अपान डी रो, तो हमने अभी क्या पढ़ा था? बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू, बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू रो dP अपान डी रो। तो यहां से देखिए dP अपान डी रो, dP अपान डी रो का मान क्या आ गया? RT के बराबर। तो K बराबर क्या हो जाएगा? अगर बात करें आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस की तो KT बराबर क्या हो जाएगा? रो RT, रो RT हो जाएगा। इसको डाल दीजिए फर्स्ट, इसको डाल दीजिए सेकंड और इसको डाल दीजिए थर्ड। अब देखिए यहां से देखिए और यहां से देखिए, दोनों राइट हैंड क्या है? सेम है। तो इसका मतलब KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P के। भाई रो RT की वैल्यू क्या है? P। रो RT की वैल्यू P। तो KT बराबर क्या हो जाएगा? P।
पी के बराबर। मतलब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके बराबर, डायरेक्ट स्ट्रेस के, जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया था उसी के बराबर होता है। और कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/kT, इसका मतलब 1/P हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, हम आइडियल गैस इक्वेशन लेके चलेंगे PV इक्वल टू MRT से। आर का गैस कांस्टेंट होता है और यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए T भी कांस्टेंट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, M के नीचे V ले आएंगे, RT, M/V बन गया रो। इसको इक्वेशन डाल दिया फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का करेंगे क्या, विद रेस्पेक्ट टू रो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किया तो dP/d रो की वैल्यू आ गई RT के बराबर। तो dP/d रो के स्थान पर हमने RT रख दिया तो KT इज इक्वल टू रो RT बन गया। अब रो RT यहाँ भी है, रो RT यहाँ भी है, तो राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर। तो KT यानी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P के, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी B बराबर 1/kT के, तो ये हो जाएगा 1/P। तो गाइज हमने बात कर ली बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। अब बात करते हैं एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसमें हीट क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब चेंज इन हीट जीरो। ना तो हीट का ट्रांसफर होगा, यानी हीट ना तो अंदर आएगी ना फिर बाहर जाएगी। तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो, मतलब Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ऐसा प्रोसेस किस रूल को फॉलो करता है, PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को। अब इस इक्वेशन का हम अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड, दोनों दिशाओं में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार हम P को रोक लेंगे, V की पावर गामा का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी इंटू V की पावर गामा -1, पावर में एक कम, इंटू DV प्लस, अब P का करेंगे तो DP आएगा और इंटू में V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो अब इसको गामा P इंटू V की पावर गामा और अपान में V लिख सकते हैं, V की पावर गामा और V की पावर -1, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, V की पावर गामा -1 इंटू DV इज इक्वल टू, इधर को ले जाएंगे DP इंटू V की पावर गामा। अब V की पावर गामा इधर, V की पावर गामा इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं dV/V इज इक्वल टू माइनस का dP/गामा P। अब आइडियाबैटिक बल्क मॉडुलस या फिर बल्क मॉडुलस क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपान चेंज इन स्ट्रेस और चेंज इन वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, यानी डायरेक्ट स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसका मान रख दीजिए dV/V का dP ये हो जाएगा माइनस का माइनस dP/गामा P। इक्वेशन फर्स्ट से dV/V की वैल्यू रखने पर, तो dP/dP ये ऊपर जाएगा इंटू गामा P, dP कैंसिल आउट, के एडियाबैटिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ P, गामा टाइम्स ऑफ P। मतलब अभी आपने देखा कि बल्क मॉडुलस क्या आया था, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस आया था P के बराबर, और के एडियाबैटिक क्या आ गया, गामा P के बराबर। तो अगर हम इक्वेशन 2 और 3 का कंपैरिजन करें तो के एडियाबैटिक क्या आ जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। मतलब कि के एडियाबैटिक जो होता है वो गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के होता है। और हम जानते हैं गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब के एडियाबैटिक का मान भी क्या होगा, के आइसोथर्मल से ज़्यादा होगा। मतलब कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं के एडियाबैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन के आइसोथर्मल। ठीक है, ये आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल क्लास में।
अब ये रेगुलर क्लासेस चलेंगी और जब तक फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म नहीं होता तब तक आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में पास के बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, जिससे हमारे कोई भी नोटिफिकेशन, हमने कोई वीडियो डाला तो आप तक तुरंत पहुंच सके। इसलिए हमसे जुड़े रहिए, हर एक लेक्चर को पढ़िए, कोई भी लेक्चर मिस ना करिए। हमारा वादा है कि आपसे यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपसे बिल्कुल यहाँ से दूंगा आपको। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।